नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है मांग की कीमत लोच। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था डिमांड चैप्टर का, तो अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप वो वाला चैप्टर नहीं समझेंगे आप ये वाला चैप्टर उतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मांग की कीमत लोच। अब मांग की कीमत लोच समझने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। डिमांड चैप्टर में उसमें हमने पढ़ा था कि मांग और कीमत में नकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि जब कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी, प्राइस जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड हमेशा इंक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड हमेशा डिक्रीज़ हो जाएगी। इसे कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो कीमत में, वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में हमेशा नेगेटिव रिलेशन ही पाया जाता है। ये था मांग वाले चैप्टर का सार। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमें आज ये समझना है कि प्राइस में चेंज होने के बाद, प्राइस में चेंज होने के बाद, कमी इंक्रीज़ होने के बाद या डिक्रीज़ होने के बाद, कमी होने के बाद या बढ़ने के बाद डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, कितनी डिमांड चेंज हो जाएगी। सपोज़ प्राइस अगर 1 रुपये किसी भी आइसक्रीम का या फिर कोका कोला का 10 रुपये से प्राइस 8 रुपये कर दिया जाता है, तो उसकी डिमांड पहले अगर 100 क्वांटिटी की थी तो अब वो कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 रुपये से 8 रुपये हो गए तो डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन बढ़ेगी कितनी, ये हमें समझना है आज। इसी को कहते हैं कीमत लोच। लोच का मतलब होता है, लोच शब्द जो है अंग्रेजी के शब्द इलास्टिसिटी से निकला है, और इलास्टिसिटी इलास्टिक से निकला है। इलास्टिक देखा है हमने, ऐसे रबड़ की तरह खींचते हैं उसको तो खींचती चली जाती है, उसी से शब्द बना है इलास्टिसिटी, और उसी को कहते हैं हिंदी में लोच। तो कीमत में परिवर्तन होने के बाद मांग में कितना परिवर्तन होगा उसका जो अध्ययन कराता है उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। इसको हमेशा ईडी से संबोधित किया जाता है, ईडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी परिभाषा, इसकी अवधारणा पढ़ लेते हैं पहले। क्या है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के पर मांग में होने वाले मात्रात्मक, अब ये जो मात्रात्मक शब्द है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटिव। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं, यानी कि कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, कितनी क्वांटिटी उसकी चेंज हो जाएगी, उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। क्या कहते हैं? ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और परिभाषा है इसकी कि मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। अनुपात आपको पता है, ऐसे बटे में लिखते हैं, 2/4 अगर लिखा है तो यह है 2:4। तो मांग की कीमत लोच क्या है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग का प्रतिशत परिवर्तन, जितना भी परसेंटेज ऑफ चेंज इन दोनों में होगा उन दोनों का अनुपात है ये। तो अगर 2% चेंज डिमांड में हुआ है, 4% चेंज प्राइस में हुआ है, तो ये अनुपात बनता है उसका। इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.5। तो ये 0.5 क्या है यहाँ पर? ईडी। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच क्या है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है ये। अब इसको निकालते कैसे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कितना परसेंट चेंज हुआ है? अगर हमें कोई क्वेश्चन अगर दे दे कि चॉकलेट का प्राइस पहले 5 रुपये था तो उसकी 100 क्वांटिटी बिकती थी, और वो जब बढ़कर 7 रुपये हो गया तो उसकी क्वांटिटी कम होकर 80 हो गई, तो इसकी मांग की कीमत लोच निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? निकालने के लिए 2 तरह की विधियां या फिर मेथड्स अपनाए जाते हैं। एक को कहते हैं अनुपातिक विधि, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शनेट, या फिर
परसेंटेज मेथड, ठीक है। और दूसरा है ज्यामितिक विधि, इंग्लिश में कहते हैं इसको ज्योमेट्री मेथड। दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है कौन सा, अनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज। अब अनुपात मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ जिसके बटे में लिखी रहती है उसको कहते हैं अनुपात। अगर ये 2/4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 2:4। तो इस अनुपात के आधार पर इसकी परिभाषा बनी थी। तो अनुपातिक विधि को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दें ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, ED इक्वल टू, हम मांग की लोच निकाल रहे हैं, माइनस का साइन शुरू में बनेगा ही बनेगा। वो क्यों बनेगा अभी बताऊंगा, ठीक है। माइनस का साइन से शुरू होगा, फिर क्या आता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये है कौन सी विधि, अनुपातिक विधि। तो अगर हमें ये निकालना है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि चॉकलेट का प्राइस 5 रुपये से 7 रुपये हो गया, तो मांग उसकी 100 रुपये से 80 हो गई, कम हो गई, तो कितना इसका कीमत का लोच निकालो। तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में हुआ है और जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ है, उन दोनों को बटे में करके काट के आंसर इसका आ जाएगा। अब प्रतिशत परिवर्तन हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये तो आसान बता दिया मैंने कि हाँ ऐसे कर लेना आ जाएगा, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे कैसे। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए अगर मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिख लूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कुछ कि मांग को हमेशा Q साइन दिया जाता है, Q से संबोधित करते हैं इसको। तो अगर कहीं पर भी Q लिखा हुआ है तो वो बता रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कीमत को P से, ठीक है, और परिवर्तन को डेल्टा से। डेल्टा ऐसे त्रिकोण बनाते हैं एक, इसको कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा साइन से जहां पर भी लिखा रहेगा उसका मतलब है वो परिवर्तन, और प्रतिशत के लिए परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही सेम मांग में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा Q, परिवर्तन के लिए डेल्टा और मांग के लिए Q। तो मांग में परिवर्तन को हम लिखते हैं हमेशा डेल्टा Q। ऐसे ही सेम कीमत में परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल्टा P, परिवर्तन के लिए डेल्टा और प्राइस के लिए P। प्रारंभिक कीमत का मतलब है कि शुरुआत में उसकी कीमत क्या थी। जैसे चॉकलेट का मैंने बताया कि 5 रुपये से 7 रुपये हो गया, तो शुरुआत में कीमत क्या थी उसकी, 5 रुपये। प्रारंभिक कीमत क्या होगी उसकी, 5 रुपये। तो प्रारंभिक कीमत एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिखते हैं हमेशा P। ऐसे ही सेम प्रारंभिक मांग 100 रुपये से 100 क्वांटिटी से 80 क्वांटिटी हो गई, तो 100 क्या है इसमें, प्रारंभिक मांग। तो प्रारंभिक मांग को हम लिखते हैं Q से। ऐसे ही सेम नई कीमत का मतलब है कि चेंज होके कितना हो गया है, 5 से 7 हो गया, तो वो 7 क्या है, नई कीमत है, उसको हम लिखते हैं P1। ऐसे ही सेम नई मांग क्या है, 100 से 80 हो गई, तो 80 क्या है वहाँ पे, अब नई मांग है, और नई मांग को हम लिखते हैं Q1। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इनका हमें यूज़ यहाँ पर करना है। मैं इतना बड़ा लिखने की बजाय ये यहाँ पर शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला क्या है, अनुपातिक विधि से मांग की लोच निकालने का, ED निकालने का, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन अगर मैंने लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा Q और परसेंटेज, और ऐसे ही सेम डेल्टा P परसेंटेज। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब ये परसेंटेज निकालेंगे कैसे, तो परसेंटेज निकालने के लिए होता है नई मांग माइनस में प्रारंभिक मांग, Q1 माइनस में Q बटे में Q। नई मांग माइनस प्रारंभिक मांग बटे में प्रारंभिक मांग इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे ही सेम नई कीमत बटे में प्रारंभिक कीमत और उसके माइनस प्रारंभिक कीमत बटे में प्रारंभिक कीमत इंटू में 100, ये आ जाएगा क्या, डेल्टा P परसेंटेज, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से,
Q1 माइनस Q बटे Q, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे इस फॉर्मूला से, यानी कि P1 माइनस P बटे में P इंटू में 100। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके छोटा कर लूँ तो 100 से 100 कट जाएगा P, और ये P1 माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Q डेल्टा P, ठीक है। तो इसको मैं अगर डेल्टा Q लिख दूंगा तो सेम बात रहेगी Q1 माइनस Q, तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P, और इसको ऊपर ले गया तो P ऊपर चला गया, Q नीचे आ गया, तो P बटे में Q। ये है इसका फॉर्मूला कीमत लोच निकालने का, ED फॉर्मूला। तो इस वाले फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो क्या, कीमत लोच। अब यहाँ पर जो डेल्टा Q है डेल्टा P है, इसका आप समझ चुके हो कि ये लिखा क्या है। डेल्टा Q का मतलब है कि कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी में, डिमांड में, और डेल्टा P का मतलब है कि कितना चेंज हुआ है प्राइस में। P का मतलब है कि शुरुआत में कीमत कितनी थी वस्तु की, और Q का मतलब है कि शुरुआत में मांग कितनी थी वस्तु की, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझाता हूँ। ये है किसी वस्तु की जो शुरुआत में कीमत थी वो 4 थी, अब उसकी नई कीमत हो गई 2, कीमत घटकर हो गई 2। तो पहले उपभोक्ता उस वस्तु की 1 क्वांटिटी खरीदता था, अब उस वस्तु की 4 क्वांटिटी खरीदता है। वो कीमत जब 4 रुपये से 2 रुपये हो गई तो उसने क्वांटिटी बढ़ाकर 1 से 4 कर दी। अब हमें यहाँ पर निकालना है ED निकालना है भैया। तो ED कैसे निकालेंगे, ED का फॉर्मूला है ये, क्या है, डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू में P बटे में Q, और माइनस का साइन शुरू में। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हमको वैल्यूज़ फिट करनी है। तो वैल्यूज़ क्या है, डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है यहाँ पर 4, और Q कितना है 1। ऐसे ही सेम डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P, तो P1 कितना है 2, और P कितना है 4। तो आ गया इनटू में P बटे Q, तो P कितना है यहाँ पर 4, और Q कितना है 1। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला। तो अब माइनस इसको और मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, और 2 माइनस 4 माइनस 2। अब इस माइनस को काटने के लिए ही यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो एक ना एक वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी ही। उस माइनस को काटने के लिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ रहता है। तो माइनस से माइनस काट दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 1 2, तो 2 से 12 काट दिया, आंसर आ गया क्या 6। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी आ गई 6। अब इस 6 का मतलब क्या है, इस 6 का कंक्लूजन है कि यदि कीमत में 1% परिवर्तन होता है तो मांग में 6% का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के लिए, सेलर्स के लिए ये डेटा काम आता है कि हम अगर इतनी अपनी वस्तु की कीमत कम कर देंगे तो हमारी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, और इसके हिसाब से ही हमको प्रोडक्शन अपना फिर करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनुपातिक विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे कैसे, डेल्टा Q बटे में Q इंटू में 100। अब डेल्टा Q का मतलब क्या है, Q1 माइनस Q बटे में Q इंटू में 100, ऐसे निकलेगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे ही सेम निकलेगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा P बटे में P इंटू में 100, तो आ जाएगा ये कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कर लें तो ये फॉर्मूला बनता है, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ फिट करके हम ये अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी ये 6 आया है जैसे आंसर, तो 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इसके आधार पर ही हमने 5 कैटेगरीज बनाई हैं मांग की कीमत लोच की। वो क्या क्या है, वो है ये वाली। इसके आधार पर ही हमने 5 कैटेगरीज बना ली हैं कि हम इन 5 कैटेगरीज में मांग की कीमत लोच को बांट सकते हैं।
तो आंसर अगर जैसे आया यहाँ पर 6, ठीक है, तो इस 6 को ही आधार मान लेता हूँ मैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मांग की कीमत लोच है वो है इकाई के बराबर। इकाई के बराबर क्या है? यानी कि ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर आंसर यहां पर होता 1 तो ये होता ईडी इक्वल टू 1, यानी कि मांग की लोच इकाई के बराबर। अब इस इकाई के बराबर का मतलब क्या है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन मांग में हो रहा है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन कीमत में भी होगा। उल्टा बोल गया मैं, क्योंकि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के कारण होता है, तो जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में भी होगा। ठीक है, तो अगर मांग में मान लेते हैं प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 10 और कीमत में, तो मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन होगा 10। इन दोनों को काट देंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसे कहते हैं इकाई के बराबर लोच। तो जब भी आंसर आपका 1 के बराबर आ जाए बिल्कुल, तो वहां पर इकाई लोच, इसको कहते हैं मांग की लोच इकाई के बराबर या फिर इकाई लोच। दूसरा कॉन्सेप्ट है इकाई से कम। तो इकाई से कम कब होगी? कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जितना होगा उससे कम होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि जितना प्राइस में चेंज हुआ डिमांड में उससे कम चेंज होगा। तो अगर प्राइस में तो चेंज हो गया 10% और डिमांड में सिर्फ 8% ही चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं, आंसर आप काटोगे तो 10 से 1 से कम आएगा 0.8। तो जब आपका आंसर अगर 1 से आए कम तो उसको कहते हैं क्या? इकाई से कम लोचदार। ऐसे ही सेम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का मतलब है कि जब प्राइस में चेंज डिमांड में चेंज से ज्यादा हो, यानी कि जितना प्राइस में चेंज करेंगे डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो अगर प्राइस में चेंज किया तुमने 10% और डिमांड में चेंज हो गया 15%, तो आप इसको काटोगे तो आंसर आएगा 1 से ज़्यादा। तो मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है भैया। यहाँ पर जो मांग की लोच थी इस वाले क्वेश्चन में क्या थी? वो इकाई से ज़्यादा थी, क्योंकि आंसर आया है 1 से ज़्यादा 6। शून्य कीमत लोच। शून्य कीमत लोच क्या होती है? शून्य कीमत लोच होती है कि आप प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, क्वांटिटी जो है डेल्टा क्यू वो 0 रहेगा। प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो घटा लो, क्वांटिटी हमेशा 0 चेंज होगी। कई सारी वस्तुओं के साथ ऐसे होता है, जैसे नमक, मसाले, इनके प्राइस में कितने भी चेंजेस हो जाएं, आप इनको कभी भी ज़्यादा नहीं खा सकते कि नमक का कीमत जो है कम हो गई, अब तो हम हर चीज़ में नमक डाल के खाएंगे, खीर में नमक डाल के खाएंगे, 1 चम्मच की बजाय 10 चम्मच खाएंगे। नहीं होता ना ऐसे। नमक जितना खाया जाता है उतना ही हम खा सकते हैं। तो इसको कहते हैं ईडी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि कीमत में आप कितना भी प्रतिशत परिवर्तन कर लो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर यहाँ पर आंसर आ जाए 0 तो वो क्या होगी? शून्य कीमत लोच, या फिर इसको कहते हैं बेलोचदार। बेलोचदार, इनइलास्टिक। पूर्णतः बेलोचदार भी कहते हैं इसको, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो इस मांग को कहते हैं हम बेलोचदार की कीमत में कितना भी परिवर्तन आप कर लो, इसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है अनंत कीमत लोच। अनंत कीमत लोच क्या होता है? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी का साइन बनाया है मैंने ये, ठीक है, इन्फिनिटी, कि अगर आपने कीमत में ज़रा सा भी परिवर्तन किया तो मांग इसकी अनंत परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कभी कभी मौसमी चीज़ें, प्याज आपको नहीं मिलता,
बहुत महंगा हो रखा है, उसके बाद अगर उसकी कीमत में ज़रा सा भी कमी आ जाती है तो प्याज खरीदने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। अनंत परिवर्तन आ जाता है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा, जो कंट्रोल में ना हो। तो उस तरह की मांग को हम कहते हैं क्या? अनंत कीमत लोच। कि बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमने यहाँ पर 1% भी चेंज कर दिया तो डिमांड हो सकता है 200% चेंज हो जाए, इतनी ज़्यादा डिमांड आ जाएगी। तो इसको कहते हैं अनंत कीमत लोच। इसलिए इन वस्तुओं की कीमत में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता। कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं आगे मैं एग्जांपल्स में देता रहूँगा सभी का। तो इसे कहते हैं ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, पूर्णतया लोचदार। वो वाला बेलोचदार था, इसको कहते हैं लोचदार, परफेक्ट इलास्टिक कह सकते हो आप इसको, परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, पूर्णतया लोचदार यानी कि आप कीमत में ज़रा सा भी परिवर्तन करोगे, इसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो जाएगा। तो ये है मांग की लोच के प्रकार। इनको 5 तरह की कैटेगरी में बांटा जा सकता है और इसको हम निकालेंगे कैसे? 2 विधियां हैं हमारे पास, अनुपातिक विधि और ज्यामितिक विधि। अनुपातिक विधि हमने समझ ली, कौन से फॉर्मूले से हमको निकालना है, हमारे पास नंबर्स होंगे तो हम निकाल लेंगे। ज्यामितिक विधि अभी पढ़नी है, ये वाला टॉपिक अब मैं समझाता हूँ आपको। तो ये है ज्यामितिक विधि, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड बहुत ही आसान है। वक्र बनाया है हमने x, y, 0। यहाँ पर क्वांटिटी आती है हमेशा और यहाँ पर प्राइस आता है। एक सीधी लाइन खींची हमने y एक्सिस से शुरू होके x एक्सिस तक। ठीक है, पॉइंट्स बना दिए कुछ, एक मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच रहता है। तो A, B, C मिड पॉइंट है और E उसका एंड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है, और ऐसे ही मिड पॉइंट और ऊपर वाले में कुछ बीच का एरिया है। इस एरिया को कहते हैं लोअर पार्ट और इस एरिया को कहते हैं अपर पार्ट। तो बीचों बीच जितना भी एरिया है, जो बीच वाला पॉइंट है, वहां पर इलास्टिसिटी होती है डिमांड की 1। 5 इलास्टिसिटी मैंने पढ़ाई, ईडी इक्वल टू 0, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 0 और ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। यही 4-5 आंसर हमारे हमेशा आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 1 से कम आएगा, या 1 से ज़्यादा आएगा, या फिर 0 आएगा, या इन्फिनिटी हो सकता है। ये 5 हमारे क्या थे? प्राइस इलास्टिसिटी के काइंड थे। तो एक बीचों बीच पॉइंट जो है वो कहलाता है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हमेशा ईडी इक्वल टू 0 होता है, जिसको कहते हैं यूनिटी, इकाई लोच, यूनिटी इलास्टिसिटी। ऐसे ही ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे, वहां पर ईडी होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या था? और कि अगर हमने प्राइस में थोड़ा भी चेंज किया तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो ईडी इन्फिनिटी होती है यहाँ पर, और ईडी एक्स एक्सिस पे होती है 0, यानी कि प्राइस कितना भी चेंज कर लो आप, ये चेंज नहीं होती डिमांड। यहाँ पर वैसे भी जो आ जाता है वो 0 हो जाता है। और जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ईडी रहेगा लोअर देन 1, और जो अपर पार्ट है वहाँ पर ईडी रहेगा ग्रेटर देन 1। ये है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। अभी के लिए इतना ही है इसमें, अभी और आगे एक और है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, वो अभी कवर करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि अपर वाले पार्ट पे ईडी रहेगा ग्रेटर देन 1 और लोअर वाले पार्ट पे ईडी रहेगा लेस देन 1। अब ये रहेगा कैसे? मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट बना दिए हैं। एक ए से शुरू होकर ई तक जाएगा, ऐसे ही एक बी से शुरू होकर ई तक जाएगा, सी से शुरू होकर ई तक जाएगा, डी से शुरू होकर ई तक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सी ई एक पॉइंट है और सी ए एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? बराबर है। आंसर करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पर ई डी 1 रहेगा। ऐसे ही बी ई को अगर ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी जो है छोटा है, ठीक है, और ये बड़ा है, इसीलिए
अपर पार्ट कहते हैं इसको, अपर पार्ट इसका बड़ा है इसलिए ईडी रहेगा यहाँ पर ग्रेटर देन 1। क्लियर है? आसान सा कॉन्सेप्ट था ये ज्योमेट्रिक मेथड का। इस हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड की जाती है। अब एक और टॉपिक है इसमें, इलास्टिसिटी डिमांड का रिलेशन, यानी कि मांग की कीमत लोच का रिलेशन इनकम के साथ, हमारी आय के साथ किस तरह से रिलेट करेगा ये, तो ये और समझ लेते हैं। अब सिचुएशन है यहाँ पर ए सिचुएशन, बी सिचुएशन, सी सिचुएशन, 3 सिचुएशन मैंने बनाई हैं। अब हो सकता है कि किसी वस्तु की कीमत कम हो तो आप जब चीज़ खरीदने जाएं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लें, एक्सपेंस आपका बढ़ जाए। हो सकता है कि किसी चीज़ की कीमत अगर कम हो तो एक्सपेंस आपका सेम रहे, या हो सकता है कि किसी भी चीज़ की कीमत आपकी अगर कम हो गई तो एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। ये 3 सिचुएशन बन सकती हैं, ये तीनों वही सिचुएशन है। उसके आधार पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी वो बताया गया है। तो ये सिचुएशन है, ये प्राइस ऑफ गुड है, ये क्वांटिटी है, हम कितना खरीदते थे, क्वांटिटी खरीदने पर एक्सपेंस कितना होता था, खर्च कितना होता था, और उस एक्सपेंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा और उसके हिसाब से ईडी क्या होगी वो हमें समझना है। तो ए सिचुएशन में प्राइस था 2 रुपये, क्वांटिटी खरीदते थे हम 4, तो हमारे एक्सपेंस होता था 8 रुपये का। ठीक है, एक्सपेंस यहाँ पर रुपए में लिख देता हूँ मैं। जब प्राइस हो गया कम, 1 रुपये हो गया प्राइस, तो हम अब इसकी 8 क्वांटिटी खरीदने लगे, क्योंकि प्राइस कम होने पर डिमांड हमेशा बढ़ जाती है, तो हम इसकी 8 क्वांटिटी खरीदने लगे। हमारा एक्सपेंस कितना हो गया, 8 रुपये ही। अब ये एक्सपेंस का इफेक्ट क्या रहा कि एक्सपेंस सेम रहा। जब कीमत कम हुई तो हमने उतनी ही क्वांटिटी खरीदी जो उतने पैसों में बराबर आ जाएगी, तो एक्सपेंस हमारा यहाँ पर सेम रहा। तो इस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं क्या, इकाई लोच। ये वाला जो हमने अभी तक निकाला था ED इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इन्फिनिटी और 0, ये निकाला है हमने प्राइस के साथ। याद रखना इस चीज़ को, हमने ये वाला निकाला है प्राइस के साथ, और ये वाला जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं ये हम निकाल रहे हैं इनकम के साथ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेना। तो एक्सपेंस जब रहता है सेम तो उस वाली सिचुएशन में ईडी रहता है 1। अब बी सिचुएशन देखते हैं। बी सिचुएशन क्या कहती है कि प्राइस जब था 2 रुपये तो हम खरीदते थे 4 क्वांटिटी, हमारे 8 रुपये खर्च होते थे। जब प्राइस 1 रुपये हो गया तो हमने क्वांटिटी 10 कर दी। ठीक है, हम ज़्यादा खाने लगे, मैगी सस्ती होगी, बहुत मैगी खा रहे हैं, 10 क्वांटिटी कर दी तो हमारा खर्च भी 10 रुपये हो गया। तो खर्च यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया भैया, इंक्रीज हो गया। तो जब खर्च इंक्रीज हो जाता है तो उस वाली सिचुएशन में ईडी हो जाता है ग्रेटर देन 1। इस वाले को क्या कहते हैं हम, ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, तो जब खर्च बढ़ जाएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाती है वहां पर, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार। अब सी सिचुएशन देख लेते हैं। 2 रुपये कीमत थी, 3 क्वांटिटी अब खरीदते थे, 6 रुपये खर्च होते थे। प्राइस जब कम हो गया तो हमने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाई, 4 ही कर दी। ठीक है, एक ही क्वांटिटी बढ़ाई खाली, तो हमारा खर्च कितना हो गया, 4 रुपये। तो खर्च यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ होने का मतलब है जब हमारा खर्च कम हो जाए किसी भी वस्तु को करने पर तो ईडी वहाँ पर होता है लेस देन 1, यानी कि लेस देन यूनिटी, इकाई से कम लोचदार। ठीक है, तो कीमत चेंज होने पर, प्राइस चेंज होने पर अगर हमारा एक्सपेंस रहता है सेम तो वहाँ पर उसको कहते हैं ईडी इक्वल टू 1। अगर प्राइस चेंज होने पर, यहाँ पर मैंने उदाहरण कम होने का लिया है प्राइस, हो सकता है कीमत बढ़ भी जाए और उसके हिसाब से हमारे खर्चे कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं इनकम के हिसाब से। तो अगर इंक्रीज हो गया है हमारा खर्चा प्राइस चेंज होने से तो ग्रेटर देन यूनिटी, अगर डिक्रीज हो गया है हमारा खर्चा तो लेस देन यूनिटी, इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार। ये वाला संबंध आय के साथ है,
याद रखना है इसको, ये वाला संबंध आय के साथ है और ये वाला संबंध कीमत के साथ है। तो आय के साथ सिर्फ 3 सिचुएशन दी गई हैं और उसका ही ये वक्र बनाया गया है, ये ग्राफ है एक। अब ये ग्राफ क्या बताता है आपको, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, पी एक सिचुएशन है, एम यहाँ पर हमने लिया है प्राइस लिया है, यहाँ पर हमने लिया है एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइस पी था और प्राइस बढ़कर हो गया एम, ऐसे ही सेम फिर बढ़कर हो गया एन, ऐसे ही सेम फिर एन से बढ़कर हो गया आर। अब ये वाला कर्व जो है हमारी, ये वाली लाइन एक्सपेंस दिखा रही है, ये वाली लाइन एक्सपेंस दिखा रही है और इधर जो है प्राइस दिखा रहा है। अब प्राइस जब पी था तो हम डी खर्च करते थे, ठीक है। अब प्राइस जब चेंज हुआ तो हमने सी खर्चा कर दिया। अब यहाँ पर हमारा खर्च बढ़ गया। अब खर्च जब बढ़ गया तो हमारी सिचुएशन कौन सी आती है, इलास्टिसिटी वाली। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन लेस देन 1। जब हमारा खर्चा बढ़ जाए तो वहाँ पर इकाई से कम लोचदार मांग होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइस था m और वो बढ़कर हो गया n। हमारा खर्चा लेकिन सेम रहा, C पॉइंट से B पॉइंट, लेकिन एक जितना पैसा हम पहले खर्च करते थे उतना ही पैसा हम अभी भी खर्च कर रहे हैं B पॉइंट पे। तो ये वाली इलास्टिसिटी कौन सी होगी, जब ये सेम था तो ED इक्वल टू 1। अब N हमारा प्राइस था और उस पर B एक्सपेंस करते थे हम, और जब R प्राइस हो गया तो हमने एक्सपेंस कम कर दिया। तो जब एक्सपेंस कम कर दिया, डिक्रीज हो जाए, तो वो वाला इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। मैंने यहाँ पर शायद उल्टा लिख दिया है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बताता है इसी के बारे में कि आय के साथ हमारा कैसा संबंध रहता है, या इनकम के साथ अगर हम रिलेट करें चीज़ों को तो हमारा इलास्टिसिटी किस तरह से मापी जाती है या फिर आंकी जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया मांग की लोच के बारे में, मांग की कीमत लोच के बारे में, उसको किस तरह से ज्ञात किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं उसको निकालने के, प्रोपोर्शनेट मेथड और ये ज्योमेट्रिक मेथड, दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिया। उसका रिलेशन बता दिया इनकम के साथ क्या था। कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं इस वाले चैप्टर में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक ध्यान रखिए अपना।